नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। दुनियादारी ये कार्यक्रम है जिसमें हम वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में आपको बताते हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। अमूमन मेरी साथी दिव्यांशी सुमराव इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं। आपकी खूब सराहना भी मिलती है, उसके लिए शुक्रिया। पर दिव्यांशी से हमने कहा कि हमने खूब छुट्टी कर ली है, तो अब तुम थोड़ा विश्राम करो, आज हम शो कर लेते हैं। आपके बीच में आ गए हैं। क्या खबरें लेकर आया हूँ। आपको 26 जनवरी याद है, जो बीती इस साल। उस साल एक मेहमान आए थे हमारे गणतंत्र दिवस के अतिथि बनकर। उनसे जुड़ी एक ज़रूरी खबर आई है। खबर ये भी आई है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। तो जिन लोगों की दिलचस्पी है इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में, उनके लिए ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। खबर स्वेज नहर से भी जुड़ी है। जब हम लोग ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की पढ़ाई करते थे, वर्ल्ड ट्रेड के शुरुआती सबक सीखते थे, तब स्वेज कनाल के बारे में सुनते थे, इससे जुड़ी क्राइसिस के बारे में सुनते थे, 32 किलोमीटर के उस सकरे रास्ते के बारे में सुनते थे जिस पर कोई आफत आती थी तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच के व्यापार की लागत बढ़ जाती थी। उससे जुड़ी खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब हमलों को काउंटर करने के लिए 10 देशों की एक साझा फौज तैयार हो रही है। इन सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दुनियादारी। अठारह दिसंबर 2023 को अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, वो इजराइल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की और फिर किए 3 बड़े ऐलान। संदर्भ के साथ समझिए। पहला, मैं यहाँ डेडलाइन बताने या शर्तें थोपने नहीं आया हूँ, हम इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। संदर्भ क्या है इस बयान का? अमेरिका पर गाजा की जंग रुकवाने का दबाव बढ़ रहा है। 17 दिसंबर को इजराइल के हमले में एक फ्रेंच नागरिक की मौत हो गई। इसके बाद फ्रांस ने फौरन युद्ध विराम की मांग की। इससे पहले जर्मनी और ब्रिटेन ने भी जंग रोकने की अपील की थी। ये देश इजराइल और अमेरिका के अभिन्न मित्र हैं। उनका पीछे हटना इजराइल के लिए दबाव बढ़ाने वाला है। ऑस्टिन का दूसरा ऐलान, हिजबुल्लाह को कुछ भी ऐसा करने से बचना चाहिए जिससे जंग का दायरा बढ़ने की आशंका हो। इस बयान का संदर्भ, हमास ने लेबनान में नए लड़ाकों को भर्ती करने की मुहिम चलाई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने दक्षिणी लेबनान में पर्चियां बांटी और इस पूरी मुहिम में उन्हें हिजबुल्लाह का, जिनकी लेबनान में चलती है, पूरा समर्थन मिल रहा है। तीसरा ऐलान अमेरिका के रक्षा मंत्री का, हम एक मल्टीनेशनल फोर्स बना रहे हैं जिसमें फिलहाल 10 देश शामिल हो रहे हैं। ये सैनिक रेड सी यानी लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों को सिक्योरिटी देंगे। रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। यमन से ऑपरेट करने वाले हूती विद्रोहियों ने कई जहाज़ों पर कब्जे की कोशिश की है, जिसके बाद कम से कम 12 बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रेड सी में काम धंधा रोक दिया है। 18 दिसंबर को ब्रिटिश पेट्रोलियम ने इस रूट पर ऑपरेशन चलाने से मना कर दिया। अरब देशों से निकलने वाला अधिकांश कच्चा तेल इसी रास्ते दुनिया में पहुंचता है। रास्ता बदलेगा, तेल महंगा होगा। तेल महंगा होगा तो सिर्फ गाड़ियों के चलने की लागत नहीं बढ़ेगी, आपकी सब्जी, आपकी फसल यानी आपकी ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की लागत है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ पर असर होता है। ज़रूरी सामानों की आपूर्ति भी डिलेड होती है और बाधित होती है। इसलिए ये हमसे और आपसे जुड़ी खबर है। आज विस्तार से समझते हैं कि इस ग्लोबल ट्रेड के लिए रेड सी का महत्व क्या है, जो मल्टीनेशनल फोर्स ऐलान हुआ वो करेगी क्या, और अगर ये रेड सी रूट बंद हुआ तो इजराइल और हमास की जंग पर क्या असर पड़ सकता है। इन प्रसंगों का सबसे पहले रेड सी के बारे में जान लेते हैं। भूगोल की एक छोटी सी कक्षा लगाते हैं। ये नक्शा देखिए। रेड सी का सबसे सरल परिचय क्या हो सकता है? ये एशिया को अफ्रीकी महाद्वीप से अलग करता है। इसका दक्षिणी किनारा अरब सागर से मिलता है और उत्तरी छोर पर है स्वेज कनाल, स्वेज नहर। स्वेज के रास्ते दुनिया का लगभग 12% व्यापार होता है। अगर आपको स्वेज से गुजरना है तो आप रेड सी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रेड सी के किनारे पर कौन कौन से देश हैं जानते हैं। अफ्रीका की तरफ देखेंगे तो आपको 4 देश नजर आएंगे, सुडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। एक देश और है इजिप्ट, पर वो दोनों तरफ है तो उसका अलग से जिक्र करेंगे। ये 4 देश हो गए। एशिया की साइड कौन कौन है? जॉर्डन, सऊदी अरब, इजराइल और यमन। 4 देश हो गए। देश में से फिलिस्तीन भी है, लेकिन उसको यूनाइटेड नेशंस ने फुल मेंबरशिप नहीं दी है, इसलिए उसका नाम नहीं जोड़ा जाता। और नवा इजिप्ट जिसका मैंने जिक्र किया, जिसकी जमीन इसके दोनों तरफ है।
इजराइल हमास जंग में रेड सी की चर्चा क्यों हो रही है? वजह जैसा जिक्र किया यमन से जुड़ी है। रेड सी का सबसे संकरा रास्ता यमन के पास है। इस जगह को क्या कहते हैं? बॉब अल मंडाब। बाब या बॉब दोनों नाम चलते हैं, अल मंडाब। इसकी चौड़ाई 32 किलोमीटर की है। आपको लगेगा 32 किलोमीटर का रास्ता तो बहुत चौड़ा है, पर समुद्री जहाज़ों का जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो तब ये चौड़ा रास्ता नहीं है, ये बॉटल नेक की तरह है। यहाँ से जहाज़ लाना और ले जाना मुश्किल है। यमन की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ये मुश्किल और बढ़ रही है। अब यमन में क्या हो रहा है? दो सरकारें चल रही हैं, एक जिसे यूएन की मान्यता है और दूसरी सरकार है हूती विद्रोहियों की। वो 2014 से यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा बनाकर रखे हुए हैं, खुद को यमन का असली हकदार बताते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ऐसा नहीं मानती। इन्हीं हूती विद्रोहियों के पास बाब अल मंडाब स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य का कंट्रोल है। हूती विद्रोहियों के बारे में हम आपको दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक देख सकते हैं। हाल फिलहाल क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2023 को हूती विद्रोहियों ने इजराइल की तरफ कई मिसाइलें दागी और इन मिसाइलों के दागने के बाद ये तय हो गया कि अब वो भी इस जंग में एक साइड से पार्टी हैं। उसके बाद जंग का ऐलान किया भी उन्होंने और कहा कि अगर इजराइल ने गाजा में हमला बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतना होगा। इसके बावजूद जंग की तीव्रता बढ़ी। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। मसलन 19 नवंबर को उन्होंने गैलेक्सी लीडर नाम के एक जहाज़ को जब्त कर लिया। दावा क्या किया कि ये इजराइल का जहाज़ है। असल में ये एक ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। हालांकि उस कंपनी में इजराइल के कारोबारी अब्राहम उनगार की हिस्सेदारी थी। क्रू मेंबर कहाँ के थे? फिलीपींस, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया और मैक्सिको के। जहाज तुर्की से भारत आ रहा था और खाली था, उसमें कोई सामान नहीं लदा था। कुल जमा बात यह कि सीधे तौर पर इजराइल से इसका लेना देना कम था, पर हूती विद्रोहियों ने उसको बख्शा नहीं है। जहाज और इसके 25 क्रू मेंबर अभी भी उसके कब्जे में हैं। ये इकलौती घटना नहीं है। हालांकि जब ये घटना हुई पहली थी इस संदर्भ में, तब कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आई। अमेरिका ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। रेड सी के इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने का दावा भी किया गया, पर जहाज़ों पर हमले हूती विद्रोहियों ने नहीं रोके। मसलन 3 दिसंबर को बहामास जा रहे यूनिटी एक्सप्लोरर नाम के जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत ने 3 ड्रोन्स को हवा में भी मार गिराया। इसके 10 दिन बाद 13 दिसंबर को नॉर्वे के टैंकर MT स्ट्रिंडा पर भी मिसाइल से हमला हुआ। गनीमत है किसी क्रू को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि टैंकर में थोड़ी देर तक आग लगी रही। हूती विद्रोहियों ने कहा जहाज में इजराइल के लिए तेल जा रहा था, पर कंपनी क्या बोली? रूट तो इटली का था। उसी रोज एक केमिकल टैंकर का भी स्पीड बोट से हूती विद्रोहियों ने पीछा किया। किसी तरह ये टैंकर बच के निकलने में सफल रहा। इसके 5 दिन बाद 18 दिसंबर को 2 और मालवाहक जहाज़ों पर ड्रोन से हमला हुआ। एक पनामा और दूसरा नॉर्वे का जहाज था। ये कुछ उदाहरण हैं, असली संख्या 10 से ज़्यादा की है। हमने सिर्फ उन हमलों का जिक्र किया है जिसमें जहाज़ को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा हो, वरना कोशिश तो रोज़ हो रही है। अधिकतर हमलों को अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोत नाकाम भी कर रहे हैं, जो इसी इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पर वो पूरे रूट पर और रियल टाइम निगरानी हमेशा करने की हालत में नहीं है। और इसके चलते कंपनियां एक एक कर इस रूट को तज रही हैं। मसलन 16 दिसंबर को मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी MSC, जो बहुत बड़ी कंपनी, उसने इस रूट से हटने का, अपने डाइवर्जन का ऐलान किया। ये समुद्री ट्रांसपोर्ट चलाने वाली एक फ्लैग बेरर कंपनी का ऐलान था। सब ने कहा बाकी कंपनियां भी इसका पालन करेंगी और ऐसा ही हुआ। चाहे डेनमार्क की मर्क्स हो, फ्रांस की CGM CMA हो, जर्मनी की हपेग लॉयड हो, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, ताइवान की एवरग्रीन मरीन, इन सब ने कहा कि हम इजराइल जाने वाला अब सामान नहीं उठाएंगे। इनकी चिंता थी कि जान माल का नुकसान हो सकता है। ब्रिटेन की ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी ऐसा ही ऐलान किया। वजह रेड सी का खतरा, क्रू की जान खतरे में, कंटेनर का माल खतरे में। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये रेड सी वाला रूट हूती विद्रोहियों के चलते ठप हो गया तो होगा क्या? इसके लिए आपको शिपिंग बिजनेस का एक बुनियादी तिया पांचा समझना होगा। अगर हम हवाई मार्ग से सामान मंगवाएंगे तो ये बहुत महंगा होगा। हवाई जहाज़ों की संख्या भी सीमित है, पर सामान बड़े पैमाने पर चाहिए दुनिया को अपनी ज़रूरतों के लिए। इसलिए कंपनियां समुद्री रास्ते पर ज़्यादा भरोसा करती हैं। यूँ समझिए कि दुनिया में जितने भी सामान की खरीद बिक्री होती है, उसका 80% समुद्री जहाज़ों से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग के मुताबिक हर साल लगभग $14 ट्रिलियन का, यानी भारत की मौजूदा GDP से लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा है ये सामान। और इस सामान के लिए रेड सी रूट कितना अहम है, हमने आपको बताया। ये एशिया को यूरोप से जोड़ता है सुएज नहर के जरिए। अगर आपने इसको नज़रअंदाज किया
तो फिर आपको पूरा अफ्रीका घूम कर आना पड़ेगा, यानी हजारों किलोमीटर ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। रास्ता कई जगह दुर्गम भी है। नक्शे पर देखिए केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता। इसके चलते दूरी बढ़ती है। दूरी सिर्फ नहीं बढ़ती है, सफ़र की टाइमिंग, कॉस्ट, किराया, परेशानी सब कुछ बढ़ते हैं। उदाहरण समझते हैं। कोई टैंकर सुएज के रास्ते सऊदी अरब से अगर नीदरलैंड जाता है तो उसे लगेंगे लगभग 12,000 किलोमीटर सफ़र में। पर अगर वो पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के गया तो ये सफ़र हो जाएगा 21,000 किलोमीटर का, यानी 9,000 किलोमीटर का रास्ता बढ़ गया। कई कंपनियों ने हालांकि इस लंबे रास्ते को अपनाने का फैसला किया है। वो ज़्यादा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, पर वो अपनी जेब से तो देंगी नहीं, सामान की कीमत बढ़ाएंगी, जो अंततः हमारी और आपकी जेब पर आएगा। किन देशों को इस क्राइसिस से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप ये भी समझ लेते हैं। इजराइल, क्योंकि इसका 30% सामान रेड सी के रूट से आता है। इजरायली चैम्बर ऑफ शिपिंग के मेंबर ने सीएनबीसी को बताया कि इन सामानों की बुकिंग 2 से 3 महीने एडवांस में होती है। अगर इन्हें पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगा और इसमें कुछ ऐसा हुआ जो खराब हो सकता है लंबे सफ़र में, तो फिर नुकसान भी होगा और आपूर्ति की समस्या भी आएगी। बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों के खत्म होने की आशंका रहेगी। दूसरा प्रभावित होने वाला देश है इजिप्ट, जिसके पास सुएज नहर का कंट्रोल है। वो जहाज़ों से ट्रांजिट फीस भी लेते हैं और उनको हचक के रकम मिलती है। इसमें कितनी? 2022 में इजिप्ट ने लगभग 66,000 करोड़ रुपए सुएज कनाल से कमाए थे। अगर रेड सी बंद हुआ तो उनके खजाने को चोट पहुंचेगी और इजिप्ट पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी तकलीफ बढ़ेगी। भारत भी प्रभावित होगा। भारत रेड सी के रास्ते कोयला, कच्चा तेल और गैस मंगाता है। यूरोप के देशों से होने वाला व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। रूट बंद हुआ तो सप्लाई चेन प्रभावित होगी और भारत को ईंधन के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। और क्या असर हो सकता है? कच्चे तेल और गैस की कीमतों में इजाफा, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। जहाज़ों के इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है। इसका खर्च निकालने के लिए शिपिंग कंपनियां माल ढुलाई का किराया बढ़ाएंगी और ये बढ़ा तो सामान की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। अब इस पे अलग अलग देशों का रुख क्या है, उनकी पहल क्या है, ये समझते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। उसके लिए दोहरी मुसीबत है। एक तरफ वो सीधी लड़ाई में उलझना नहीं चाहता, दूसरी तरफ उसे सुपर पावर वाली इमेज भी बना के रखनी है और इसके लिए ज़रूरी है कि ग्लोबल ट्रेड रूट को सुरक्षित रखा जाए। इसी मकसद से अमेरिका ने पूरी दुनिया में मिलिट्री बेस भी बना रखे हैं। उसके युद्धपोत दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इस क्षमता के बावजूद वो हूती विद्रोहियों के सामने कारगर साबित नहीं हो सका और जब ये हाथ से निकला तब उसने मल्टीनेशनल फोर्स बनाने का ऐलान किया। हालांकि इसकी सफलता कितनी होगी इस पर संदेह है। वजह तालमेल की कमी। इस मल्टीनेशनल फोर्स में फिलहाल 10 देश शामिल हुए हैं। अमेरिकी महाद्वीप से 2 देश हैं। अमेरिका का जो उत्तरी महाद्वीप है वो है अमेरिका और कनाडा। यूरोप से कौन से देश हैं? महाशक्तियों की बात करें तो फ्रांस और ब्रिटेन। उसके बाद और विकसित देशों का जिक्र करें तो इटली और स्पेन। इटली के ही पास में पड़ता है सेशल्स। इसके अलावा नीदरलैंड और नॉर्वे। इसके अलावा बहरीन भी इन मेंबरों में 10 में शामिल है। पर 2 देश जिनका बहुत कुछ दांव पर लगा है वो अभी इस मल्टीनेशनल फोर्स से दूरी बनाए हुए हैं। पहला है इजिप्ट, जो रेवेन्यू के लिए इस रूट पर निर्भर है, जबकि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। फिर भी इजिप्ट उस दुविधा का शिकार है कि अगर वो उनके खिलाफ गया तो उसकी एंटी फिलिस्तीन इमेज बन जाएगी, जो इस्लामिक वर्ल्ड में उसके लिए मुफीद नहीं होगी। और सऊदी अरब, उसे लगता है कि उसकी हूती विद्रोहियों के साथ एक शांति की पहल वार्ता हो जाएगी। अब बार बार जिक्र आ रहा है हूतियों का। उनका क्या कहना है? कह रहे हैं कि भले ही अमेरिका पूरी दुनिया की सेना जुटा ले, हम हमला बंद नहीं करेंगे। बंद करने की इकलौती शर्त गाजा में इजराइल जंग रोके। और इजराइल, उसने इससे साफ इनकार किया है। जो अमेरिका इजराइल पर दबाव डाल सकता है, उसने तो जंग को सपोर्ट करने का फैसला किया ही है और इसके चलते रेड सी में हिंसक टकराव की गुंजाइश बढ़ गई है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब एक सुर्खी का रुख करते हैं। ये इजिप्ट से है। अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को हमारे देश के गणतंत्र दिवस के मेहमान थे। इन्होंने तीसरी दफा राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। लगभग 90% वोट मिले। मुख्य विपक्षी उम्मीदवार को 5% वोट मिले। इसके चलते अल सीसी पर धांधली के इल्जाम भी लग रहे हैं। अल सीसी फौज में थे, पहले अफसर थे, आर्मी चीफ भी थे, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। कैसे एंट्री हुई? 2012 में इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति थे मोहम्मद मोर्सी। उन्होंने अल सीसी को अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाया और फिर जुलाई 2013 में अल सीसी ने मोर्सी का तख्ता पलट कर दिया। 2014 में वो राष्ट्रपति बन गए और तब से ताकत के दम पर सरकार चला रहे हैं। पहले इजिप्ट में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 बरस का होता था। अल सीसी ने इसको भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया। उनके ऊपर फ्री प्रेस को दबाने का, विरोधियों को जेल भेजने का आरोप भी लगता है।
अब दूसरी और आखिरी सुर्खी की तरफ चलते हैं, जो कि चीन से है। चीन का गांसू प्रांत, यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया है जिसमें अब तक कम से कम 126 लोग मारे जा चुके हैं, 200 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.2 रही है। इसके चलते कई जगह इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। चीन में बड़े भूकंप पहले कब आए, जो हाल फिलहाल की मेमोरी है उसमें 2008 का जिक्र करूंगा, जब सिचुआन प्रांत में भूकंप आया था और 87,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और पहले जाऊं पापा चाचा के ज़माने में, तो 1976 में तंगशान में भूकंप आया था और तब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग चीन में मर गए थे। ये चीन के आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। आज का दुनियादारी इन्हीं खबरों के साथ समाप्त होता है। आप अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।